मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 7वें चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जन आंदोलन को। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन के बारे में, दलित पैंथर के बारे में, और इसके साथ साथ हम ताड़ी विरोधी आंदोलन और लोकपाल विधेयक के बारे में भी पढ़ेंगे और नेशनल फिश वर्कर फोरम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन। वैसे तो भारत में किसान आंदोलन आजादी से पहले से भी काफी सारे किसान आंदोलन किए गए हैं, जैसे बारडोली सत्याग्रह 1928 में, अखिल भारतीय किसान महासभा 1928, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन। तेभागा जो महाराष्ट्र का आंदोलन है और तेलंगाना आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में आंदोलन चला गया था किसानों के द्वारा। ये 1946-47 आजादी के समय की बातें हैं। और उसके बाद आजादी मिलने के बाद भी किसानों ने अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखते हुए कई सारे आंदोलन चलाए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन जो आज भी सक्रिय है, और उत्तर प्रदेश में से जो चलाया गया था भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, और कर्नाटक का रैयत संघ। ये ऐसे किसान आंदोलन हैं जो आज के दिन भी अपनी समस्याओं के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं और आज भी सक्रिय हैं। तो अब चलो हम पढ़ते हैं भारतीय किसान यूनियन, जो उत्तर प्रदेश से जो शुरू हुआ था आंदोलन, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एक किसान समुदाय का बहुत बड़ा रोल था इस आंदोलन में। ये लगभग 1988 के आसपास शुरू हुआ था भारतीय किसान आंदोलन, BKU, भारतीय किसान यूनियन। तो आइए, तो 1988 में मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुत सारे किसान लामबंद हुए, जिसमें हरियाणा के भी काफी सारे किसान थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, और आसपास के इलाकों के भी बहुत सारे किसान अपनी मांगे सरकार के सामने रखने के लिए एकत्रित हुए थे। अब इसमें आता है कि इन्होंने ये जो प्रदर्शन था, ये बहुत बड़ा प्रदर्शन माना गया था, और ये प्रदर्शन 1990 तक किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल से इन्होंने किसी प्रकार की मदद नहीं ली, और इनकी संख्या कई बार तो 1-1 लाख तक पहुंच जाती थी। तो इस तरह से इनकी अपनी मांगे थी कि बिजली की दरों में कटौती की जाए, क्योंकि बिजली की दरें ज्यादा बढ़ने से किसान की लागत अधिक आती है और जिससे उसको अपने फसल का कुछ भी मुनाफा नहीं हो पाता है। दूसरी इनकी थी गेहूं और गन्ना, जो कि नकदी फसलें मानी जाती हैं, क्योंकि हरित क्रांति आने के बाद इन इलाकों में गेहूं और गन्ने की पैदावार एकदम से बढ़ गई थी और सरकार ने इन्हें खरीदने से मना कर दिया था, काफी या फिर कम दामों पर खरीदी जा रही थी। तो किसानों ने प्रदर्शन किया कि गेहूं और गन्ने की फसल का न्यूनतम समर्थित मूल्य घोषित किया जाए और उनकी जो खरीद है उसको बढ़ाया जाए। तीसरी इनकी मांग थी किसानों के कर्जे माफ किए जाए। जो किसानों ने अपने ट्रैक्टर वगैरह लेने के लिए, अपने खाद बीज खरीदने के लिए जो कर्जा लिया हुआ है, उस कर्जे को माफ किया जाए, क्योंकि किसान कर्जे के बोझ के तले दबता चला जा रहा है। और एक उन्होंने मांग की कि 60 वर्ष की उम्र के पश्चात किसान की पेंशन भी होनी चाहिए। और उनकी मांगों में शामिल था आवागमन पर लगी रोक हटाई जाए। उस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर फसल को कोई बेचने जाता है तो उस पर भारी भरकम ड्यूटी लगाई जाती थी, टैक्स लगाया जाता था। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि बिहार में सूखा पड़ा 1965 में, और वहां पर अन्न की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में इतनी कमी नहीं थी और उत्तर भारत में अनाज सस्ता भी था, लेकिन राज्यों में आपसी आवागमन में अवरोध के कारण उत्तर भारत से अनाज बिहार में नहीं पहुंचाया जा सका। तो किसानों की ये मांग है कि जो आवागमन एक राज्य से दूसरे राज्य में जो अनाज लेने के ऊपर जो पाबंदी है, उस पाबंदी को हटाया जाए। ये थी किसानों की मुख्य मांगे: बिजली की कटौती करना, कर्जे माफ करना, गेहूं और गन्ने की फसल का मूल्य निर्धारित करना और आवागमन पर लगी रोक को हटाना। ये किसानों की मुख्य मांगे थी।
और इनका किसान आंदोलन का जो प्रदर्शन था उसकी विशेषता ये थी कि वो बिल्कुल ही राजनीति से परे था। उन्होंने जहां जहां भी किसानों ने धरने दिए तो वहां के लोगों ने ही उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का बंदोबस्त किया। और किसानों ने काफी बहुत सारे लाखों की संख्या में किसानों ने कलेक्टर के कार्यालय को घेर लिया और उस दौरान कलेक्टर को सरकार की को सूचित करवाया और फिर सरकार ने बिजली की दरों में कुछ कटौती भी की थी। इनके मुख्य साधन थे रैली करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, जेल भरना और उसको हड़ताल प्रदर्शन के माध्यम से ये अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते थे। फिर जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का इन्होंने उपयोग किया। ये एक विशेष जाति के लोग लामबंद हुए थे, सभी जातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और इन्होंने जो पुरानी जो हमारी परंपरा थी पंचायतों के माध्यम से, खाप पंचायतों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना और उनके द्वारा अपनी मांगों को रखने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना, इन्होंने पंचायतों का भी सहारा लिया। और एक तरह से ये एक विशेष जातिगत समूह के लोगों की तरफ से किया गया आंदोलन था। तो ये इस आंदोलन की विशेषताएं थी। ये एक तरह से सफल सामाजिक आंदोलन था और इस आंदोलन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। उस समय उदारीकरण का दौर था और सरकार कृषि से संबंधित मामलों को WTO की श्रेणी में लाना चाहती थी, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत और सेक्रेटरी थे उस समय यशपाल, उन्होंने ये कह दिया था, सरकार को बता दिया था कि अगर कृषि को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ का हिस्सा बनाया जाता है तो ये आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगा। तो इस तरह से इस आंदोलन के नेताओं ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनने से बचाया। तो इस तरह से ये एक सफल आंदोलन था। 1990 तक इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसको राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा था, क्योंकि ये लोग दूसरी पार्टियों को चंदा देते थे, अपनी बातों को रखते थे। और कई पार्टियों ने अपना चुनावी मुद्दा भी बनाया कि किसानों के कर्जों को माफ किया जाएगा। और ऐसा 1989-1990 में हरियाणा सरकार में तो किया भी गया था। जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, उनका चुनावी मुद्दा यही था कि अगर उनकी सरकार लोकदल पार्टी जीतती है तो वह छोटे किसानों का और छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ कर देंगी। और ऐसा उन्होंने सरकार बनते ही किया भी था। तो ये इस आंदोलन की सफलता है, जो अपनी मांगे मनवाने में सफल रहे। आज भी जो किसानों को बिजली दी जाती है, खेतों में पानी लगाने के लिए, सिंचाई के लिए जो बिजली दी जाती है, उसमें काफी कटौती, मतलब उस बिजली की दरों में काफी कमी की गई है पहले के मुकाबले। और अनाजों को भी खरीद का जो जिम्मा है वो सरकारों ने उठाया है। तो इस तरह से किसान आंदोलन अपने आप में एक सफल आंदोलन रहा है। महेंद्र सिंह टिकैत इसके अध्यक्ष थे उस दौरान। 1988 में मेरठ से शुरू हुआ था ये, और ज्यादातर उत्तर भारत में इसका ज्यादा दबदबा था। वैसे दक्षिण भारत में भी, जैसे महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन भी एक किसान आंदोलन है, किसान संगठन है, और कर्नाटक का रैयत संघ भी एक किसान संगठन है। कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि किन्हीं दो किसान संगठनों के नाम लिखे। भारतीय किसान यूनियन तो है ही, इसके साथ साथ रैयत संघ और शेतकारी संगठन ये अभी के आजादी के बाद के संगठन है। अंडरस्टैंड? अब आगे चलते हैं हम दलित पैंथर। दलित शब्द का मतलब है टूटे हुए टुकड़े, और ये टूटे हुए टुकड़े जो समाज के जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पीढ़ियों से समस्याओं का, ऊंची जातियों के अत्याचारों को सहन करते आ रहे हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है। उस दौरान ये संगठन 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवाओं के समूह ने एक संगठन बनाया था। ये पढ़े लिखे दलित युवाओं का संगठन था जो शहरी झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन बसर करते थे। और उस समय हमारा देश आजाद भी हुए कई साल हो गए थे,
देश में बहुत सारे कानून भी बनाए गए थे कि छुआछूत को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था, दलितों की भलाई के लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन वो कानून इतने असरदार साबित नहीं हो रहे थे। अभी भी वहाँ की दलितों की महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, सामूहिक रूप से उनको परेशान किया जाता था, उनको मंदिर मस्जिदों में प्रवेश अभी भी नहीं किया जाता, देने दिया जाता था, उनको नीचे तबके का, नीचे दर्जे का समझा जाता था। तो इस तरह से इन समस्याओं को लेकर के दलित युवाओं ने अपनी बातों को सरकार के सामने रखा। तो इस तरह से दलित युवाओं ने, जैसे रामदेव ढसाल की हम बात करें तो रामदेव ढसाल जैसे कवियों ने इन लोगों की समस्याओं को अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने इन्हें कहा अंधेरे के फकीर, दलितों को अंधेरे के फकीर की संज्ञा दी, और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, दलित अंधेरों के तीर्थ यात्री, अंधेरे के तीर्थ यात्री दलितों को कहा, और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर इन्होंने B.R. अम्बेडकर को कहा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी एक दलित श्रेणी से आते थे। उन्होंने उन समस्याओं से वो जूझे थे और उन्होंने इन दलितों की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने स्तर पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया, इसलिए इन्हें दलित लोग पूछते हैं। वैसे तो ये हमारे संविधान के निर्माता है, सभी के लिए माननीय है, तो दलित लोगों के लिए इनको कहा गया है सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। तो अब आगे बात आती है कि क्या इन्हें कोई पार्टी का दर्जा, पार्टी की तरफ से, यानी राजनीति में इनका कोई हस्तक्षेप था। दलित युवाओं के द्वारा कई पार्टियां भी बनाई गई, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दलित आधारित थी, लेकिन ये लोग आपस में बटे हुए थे। इस पार्टी को कभी भी संपूर्ण सफलता नहीं मिली। दलितों के द्वारा बनाई गई पार्टियां बनी और किसी न किसी तरह से वो फिर वो टूटती चली गई, उनको ज्यादा जनाधार नहीं मिला। फिर बात आती है कि और 1900 आजादी से पहले भी जाति आधारित जो भेदभाव होता था उसके लिए कई विरोध आंदोलन चले। जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने 1920 में जाति विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, और उस क्रांति को, उस नेतृत्व को आगे क्रांति के रूप में बदला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। तो इस तरह से दलित युवाओं की मांग है कि उनके साथ किसी प्रकार का जाति आधारित भेदभाव न किया जाए, उन्हें हर सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति दी जाए, उन्हें हर, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, नौकरियों में भी की गई है, शिक्षण संस्थानों में भी की गई है। तो उनका कहना है कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसको सुचारू रूप से लागू किया जाए। तो इस तरह से ये आंदोलन धीरे धीरे इसने अपना रूप बदल लिया और इसकी जगह एक और संगठन बना जिसे कहते हैं बामसेफ। बामसेफ है, बामसेफ ये दलित एम्प्लॉयज फेडरेशन, दलित युवाओं का एक फेडरेशन है। इसका मतलब है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉय फेडरेशन, इसका अब इस संगठन का काम है कि जो दलित पैंथर ने दलितों के लिए जो मुद्दे उठाए थे, अब ये संगठन दलितों की भलाई के लिए सरकार को अवगत कराता रहता है, और जहां कहीं भी दलित लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये संगठन सरकार पर दबाव डालता है उन्हें बराबर का अधिकार दिलाने के लिए। तो दलित पैंथर की जगह किसने ली है? बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉयज फेडरेशन ने ली है इसकी जगह, दलित पैंथर की जगह। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे का हमारा है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी, ताड़ी किसी देसी शराब को कहा जाता है ताड़ी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ताड़ी की बिक्री के विरोध के लिए महिलाओं ने ये आंदोलन किया था। 1992 में
महिलाओं ने ये आंदोलन शुरू किया था, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी मतलब देसी शराब। देसी शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की महिलाओं ने ये आंदोलन शुरू किया था। अब बात ये थी कि जो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, वहां की महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा जैसे पहले प्रौढ़ शिक्षा होती थी बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, तो वहां की महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाने लगी, उनमें शिक्षा का प्रसार होने लगा और वहां पर जाकर के वो अपनी घरेलू समस्याओं को भी एक दूसरे के साथ साझा करने लगी, जैसे कि दहेज से संबंधित समस्या है, यौन उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का चर्चा उस संगठन, उस दौरान, उस मंच पर होने लगा। तो इस तरह महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आने लगी। तो महिलाओं को ने देखा कि उनकी सभी समस्याओं की जड़ शराब है, क्योंकि उनके पतियों को, जो ठेकेदार होते थे, वो शराब पिलाते रहते थे और कम मजदूरी में वो उनसे काम करवाते रहते थे, जिससे कि उनकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। और इस तरह से वो घरेलू हिंसा भी करते थे जब उन्हें टोका जाता था। तो महिलाओं ने इकट्ठे होकर के इस तरह से अपना एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में उन्होंने ठेकेदार के गुंडों के साथ भी दो हाथ किए। और जब ठेकेदार के गुंडे महिलाओं का प्रदर्शन रोकने के लिए आया, तो उन महिलाओं ने कई कई जीप जो उनकी दारू से, शराब से भरी हुई थी, उनको गिरा दिया और डट करके डंडों के साथ उन ठेकेदार के गुंडों की इन्होंने पिटाई भी की। और ये जो आंदोलन था लगभग 5000 गांव में फैल गया और 17 बार जो ठेकों की नीलामी होती है वो रद्द हुई ड्यू टू फीमेल आंदोलन। तो महिलाओं ने इस तरह से अपना आंदोलन चलाया और इसका परिणाम ये रहा। मुद्दे देख लेते हैं पहले कि मुद्दे क्या क्या उठाए इन्होंने। ये सिर्फ शराब के विरोध में आंदोलन था, बल्कि वहां पर महिलाओं ने अपने जो उनके साथ परेशानियां थी वो सभी मुद्दों को उठाया और एक तरह से जो आंध्र प्रदेश का शराब विरोधी आंदोलन था वो महिला आंदोलन के रूप, महिला अधिकार आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो वहां पर महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मुद्दों को उठाया, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों की तरफ भी उन्होंने सरकार का ध्यान खींचा। महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता आई और संपत्ति के अधिकारों में भी उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। और उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि जो शराब के ठेके हैं उनके माध्यम से, शराब के व्यवसाय के माध्यम से राजनीति और अपराधियों की एक साठगांठ है, क्योंकि सरकार को इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए सरकार भी इन शराब के ठेकों को बंद करने से आनाकानी कर रही थी। वो तो सरकार, महिलाओं ने अपने दमदार स्थिति दिखाई, आंदोलन किया और कई राज्यों में शराबबंदी की गई। अब इसके प्रभाव क्या रहे? शराबबंदी कानून लागू किया गया, जैसे कि गुजरात में तो अभी भी शराबबंदी है और 1996 में हरियाणा में भी, 1996 में 1996 में हरियाणा में भी एक बार शराबबंदी कानून लाया गया था। तो उसके बाद घरेलू हिंसा और अत्याचारों के विरुद्ध भी कठोर कानून बनाए गए। स्थानीय निकायों में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए, जैसे कि आपको पता है कि पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। और भी इस तरह से विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं ने आरक्षण के मुद्दे उठाए इन आंदोलनों के दौरान, लेकिन अभी तक विधानसभा और लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया है। लेकिन स्थानीय शासन में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली और ये तभी हो पाया जब महिलाएं जागरूक हुई और उन्होंने अपनी समस्याओं को सरकार के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने लाना शुरू किया। तो ये था हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो 1992 में आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, शराब की बिक्री के विरोध में शुरू हुआ था। धीरे धीरे इसने महिला आंदोलन और सामाजिक आंदोलन की भी शक्ल अख्तियार कर ली थी। अंडरस्टूड? तो आगे चलते हैं हम। नेशनल फिश वर्कर फोरम,
नेशनल फिश वर्कर फोरम। तो ये समस्या थी मछुआरों की। जो मछुआरे थे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत का नक्शा इस प्रकार है, जो साउथ में है पश्चिमी तट और पूर्वी तट। इनके जो ज्यादातर जो तटस्थ इलाके हैं वो मछली पालन के ऊपर अपना जीवन बसर करते हैं। मछली पालन पर आधारित है उनकी रोजी रोटी, मछलियों की। तो इस तरह से क्या हुआ कि, वैसे मैं एक बात और बता दूं आपको कि भारत में विश्व का दूसरी ऐसी आबादी है जो मछुआरों के, यानी कि अगर मछुआरों की संख्या देखें तो भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो समस्या तब उत्पन्न हुई जब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को मछली पकड़ने का ठेका दे दिया। तो उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी, बड़े बड़े ट्रॉले थे, जिनके बड़े बड़े जाल थे, जिनके द्वारा वो मशीनें बहुत बड़ी संख्या में सारी मछलियों को पकड़ कर ले जाती थी। तो इससे मछुआरों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही थी, उनको मछलियां नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए मछुआरों ने विरोध किया कि सरकार को जो व्यवसायीकरण कर रही है मछली पकड़ने का, उसको ठेका बंद कर दिया जाए। उनको जो नीलामी कर दी गई है तटवर्ती इलाकों की, वो नीलामी बंद कर दी जाए, क्योंकि इससे मछुआरों का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और जितने भी मछलियां दूर दूर तक की और नजदीक की, सारी वो ट्रोले में, क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े जाल हैं, उनके माध्यम से वो पकड़ करके ले जाते हैं। तो फिर 1980 के दशक में नेशनल फिश वर्कर फोरम बना और केरल की अगुवाई में 1997 में केंद्र सरकार के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी और काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। ज्यादातर ये केरल के मछुआरों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था 1980 के दशक में। 2002 में उन्होंने जो प्राइवेट कंपनियां थी उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए 2002 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। तो धीरे धीरे इस आंदोलन को सफलता मिली और इस आंदोलन की मांग थी कि एक तो जो प्राइवेट ठेका दिया गया है मछली पकड़ने का, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, मछुआरों की जो रोजी रोटी प्रभावित हो रही है उसका बंदोबस्त किया जाए, और तीसरी बात यह थी कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलित रखने के लिए बड़े स्तर पर मछलियां पकड़ना नुकसानदायक है। तो इस तरफ इन्होंने अपनी मांगे रखी थी सरकार के सामने। तो अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है एनएफएफ की फुल फॉर्म, एनएफएफ नेशनल फिश वर्कर फोरम। नेशनल फिश वर्कर फोरम मछुआरों के द्वारा शुरू किया गया था और मछुआरों की संख्या हमारा देश दूसरे नंबर पे है मछुआरों की संख्या में। तो इस तरह से इन्होंने सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती भी। गॉट इट। आगे हम चलते हैं, और छोटा सा आंदोलन पढ़ लेते हैं। लोकपाल विधेयक, लोकपाल बिल आंदोलन। ये आंदोलन 2011 में एक समाज एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू किया गया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और ये आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन था और इस आंदोलन की मांग थी कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि सरकारी अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखे और करप्शन करने वालों को दंड देने का भी प्रावधान हो। तो इस तरह से ये आंदोलन 2011 में चला गया था। ये आंदोलन बहुत ही बिग स्तर पर, बड़े स्तर पर चला गया, काफी बुद्धिजीवी इसमें शामिल हुए। 2011 में राज्यसभा में ये पास भी हो गया था, लेकिन समय की कमी के कारण लोकसभा में ये पास नहीं हो सका। फिर एक साल तक इस विधेयक के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब अन्ना हजारे ने और उसके समर्थकों ने दोबारा से ये आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी, तो फिर 13 दिसंबर 2013 को ये राज्यसभा में पास हो गया
और उसके 5 दिन बाद 18 दिसंबर 2013 को इस विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल गई और फिर 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और ये विधेयक एक्ट बन गया। इस तरह से 17 जनवरी 2014 से लोकपाल बिल विधेयक पूरे देश में लागू हो गया है। तो ये तो पढ़े बेटा हमने बहुत सारे आंदोलनों के बारे में, कब शुरू हुए, क्या इनकी परिस्थितियां थी, कहाँ से ये शुरू हुए, कौन कौन से पर्यावरण संबंधी आंदोलन थे, कौन से सामाजिक आंदोलन थे, ये हमने पढ़ना है। पर्यावरण संबंधी आंदोलन हमने 2 पढ़े इस चैप्टर में। चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था, और उसके बाद हमने पढ़ा था नर्मदा बचाओ आंदोलन जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। फिर हमने सामाजिक आंदोलनों के बारे में भी पढ़ा है, जैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ये दलित पैंथर आंदोलन है। तो इस तरह के हमने सामाजिक आंदोलनों के बारे में भी पढ़ा है। तो हमारे काफी सारे जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, लगभग सभी आंदोलन कंप्लीट हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन बचता है आपका, महिला आंदोलन। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग आता है हर बार, ये बड़े में आता है, लगभग 4 नंबर में आता है क्वेश्चन महिला आंदोलन से संबंधित। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे महिला आंदोलन, उसकी विशेषताएं, सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, और उसके साथ साथ हमने पढ़ना है कि जन आंदोलनों से हमें क्या सबक मिलता है, इनकी क्या कमियां हैं। ओके, थैंक यू।